प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए ओरिजिनल वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। बस आप पेपर का कोड याद रख सकते हैं, 8 से एक MB कोड दिया गया है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 5 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनाने में मदद करने वाला है। वो 5 पॉइंट इस प्रकार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कक्षा 10 के बच्चों का हिंदी का 2024 का वायरल पेपर होने वाला है। और बच्चों, इसी हम 5 पॉइंट के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को बस खाली वॉच करते रहिएगा। ठीक है, सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है बच्चा, समझ सकते हैं कि पूरा पेपर हल सहित बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेपर का यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा आपका पेपर है। और इस पूरे पेपर के यहाँ पे मैं कॉपी में लिख करके लाया हूं। ठीक है, तो पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को मिस मत करना है, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो सबसे हमारा पहला पॉइंट यही है बच्चा कि हम पूरा पेपर को हम आप सभी को हल के साथ बताएंगे। ठीक है, और जब आपको हल के साथ बता दिया जाएगा तो आपको कॉपी बोर्ड के पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा यही सेक्शन है कि कॉपी लिखने का तरीका भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और बच्चों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर की कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करनी है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और वो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट होने वाला है, तीसरा नंबर नोट होने वाला है। और बच्चों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे पेपर में तो पेपर देने जाते हैं, लेकिन बोर्ड कॉपी कैसे भरना है, OMR आंसर शीट कैसे भरना है, वो उनको पता नहीं होता है। तो वही मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अंत में बताऊंगा ताकि आप बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना, वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आइए एक एक पॉइंट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले समझ सकता है बच्चा कि यहाँ पे अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। एडमिट कार्ड से मैच करवा करके आप यहाँ पे रोल नंबर लिख सकते हैं ताकि आपकी पेपर भूलेगा भी तो आपको मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, अपने यहाँ पे नाम लिख देना। ठीक है, अपने नाम से पहचान में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास 10th के बच्चों का हिंदी का 2024 का ओरिजिनल वायरल बोर्ड का पेपर है। और पेपर का कोड देख सकते हो, यहाँ पे मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 है। 8 पेज में अब की बार 2024 का पेपर आने वाला है। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये जो पेपर होगा 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ जो होगा दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 20 MCQ रहेंगे जिनको OMR आंसर शीट फिल करना होगा। और OMR को फिलअप करने के लिए बॉल पॉइंट पेन का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो ब्लू या ब्लैक कोई भी हो सकता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। OMR आंसर शीट भरते समय आप सभी को इरेजर का, व्हाइटनर का या किसी भी प्रकार का काटा पीटी नहीं करना है, एकदम सुंदर अक्षरों में भरना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके आंसर दिए गए हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम यहाँ पे खंड अ को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि खंड ब को कैसे हल करना है, कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करनी है, और बोर्ड परीक्षा 2024 की कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियोस के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है ऐसा वीडियो आप सभी को देने में, प्रोवाइड करने में। आइए, सबसे जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर आप इसका राइट आंसर देते हैं तो 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग। तो बाबू गुलाब राय बच्चा यहाँ पे द्विवेदी युग के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो यह है दोस्तों निबंध है। ठीक है, मैं सटासट आप सभी को बता दे रहा हूं। ठीक है, तुरंत बता दे रहा हूं। ठीक है, गबन किसकी रचना है। तो यह है मुंशी प्रेमचंद की। मैं इसलिए इस पे कम टाइम दे रहा हूं ताकि मैं, आज का हमारा टारगेट है कि कॉपी कैसे लिखना है और सेक्शन बी को आप कैसे हल करोगे, वो मैं आज का टारगेट के माध्यम से पूरा करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन MCQ यहाँ पे है तो वही बताऊंगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कि शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक मानी जाती है, ये आपको बताना है। तो सन 1919 से लेकर के 38 तक मानी जाती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है। तो यह है दोस्तों आत्मकथा है। सेकंड ऑप्शन हमारा सत्य होगा।
प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, या प्रगतिवादी युग, या छायावादी युग। तो ये है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर हमारा पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों, यह है रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, या सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो मधुशाला हो जाएगा यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन का, यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत भारती किसकी रचना है, यह है दोस्तों आप सभी के यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो आप सभी को पता होगा 1843 से लेकर के अब तक का जो टाइम चल रहा है उसको हम आधुनिक काल, ठीक है, प्रेजेंट टाइम बोलेंगे। ठीक है, मतिराम किस युग के कवि हैं, ये हो जाएगा आप सभी का यहाँ पे चौथा ऑप्शन, रीतिकाल के कवि हो जाएंगे, मतिराम रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ग्रामर का क्वेश्चन है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो हास्य रस का हास्य होता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आपत परियो प्रकाश, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप सभी के यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सेकंड ऑप्शन सत्य होगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला में कितने चरण हो जाएंगे बच्चा, 4 चरण होते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यह है आ, क्या है, आ है। ठीक है, आकर्षण में क्या है, आ हो जाएगा। ठीक है, आ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप यहाँ पे बढ़ सकते हो, रचना के आधार पर वाक्य को क्रमशः 5 भाग में बांटा गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बच्चा कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ठीक है, तो पीताम्बर में पिता है अंबर, ठीक है, अंबर के पिता, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, ये आपको बताना है, अश्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, ये होती है कर्ता की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ताभ्य शब्द में कौन सा वचन और कौन सा विभक्ति है, ये आपको बताना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति और एक वचन है, इसका भी पहला ऑप्शन सत्य होगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में सर्वनाम छांटना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में देखेंगे, जो कि खंड ब है, और ये जो सेक्शन है बच्चा 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो टॉपर यहीं से बनते हैं, 20 नंबर तो यहाँ से पा ही जाओगे। ठीक है, और 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, लेकिन आज का हमारा टारगेट है 50 में 50 स्कोर करना है, और बोर्ड में कापियां कैसे रिप्रेजेंट करनी है उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, और बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हो, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। आइए, सबसे जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखो एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, आप ही के सिलेबस का है, और इसी में से 3 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 3 प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आपको ये पैसेज नहीं आ रहा है तो आप सेकंड पैसेज को भी हल कर सकते हो अथवा लगा करके। ठीक है, तो सेम टू सेम वही वाला प्रोसेस है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो होगा दोस्तों 6 नंबर का रहने वाला है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो आइए कैसे हल करेंगे, कैसे कापियां में लिखेंगे, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं और पढ़ करके समझते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप इसने देखा, ठीक है, यहाँ पे आप अगर पैसेज पढ़े होंगे, ठीक है, सिलेबस में, तो यहाँ पे मित्रता वाला शब्द आ गया है, तो आप ये चीज पढ़ करके आपको पता लग गया ये किस चैप्टर से लिया गया है, छोटा सा पैसेज, तो ये मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक होंगे बच्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो सबसे पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो मैंने कई बार बताया हुआ है कि संदर्भ लिखने के 2 आइडिया है, एक तो पाठ का नाम लिख दो, ठीक है, और एक यहाँ पे लेखक का नाम लिख दो, या आप इस आइडिया के साथ अपना सकते हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे छोटा सा एग्जामिनर को हिंट दे सकते हैं कि यह कोई बात नहीं है, और अंत में यहाँ पे जाते जाते अंत वाला लाइन लिख देंगे, और देखता था। ठीक है,
ओर की ओर देखता था। यहां से लेकर के इस वाले पूरे पैसेज को हम हल कर रहे हैं और इसी का संदर्भ लिखा गया है, व्याख्या किया गया है और एक क्वेश्चन का जवाब भी दिया गया है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपका समझ जाएगा। अच्छा, संदर्भ में क्या लिखेंगे, कौन कौन सी बातें आप सभी को लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश यानी जो गद्यांश हमारा लिया गया है, ठीक है, हमारा ही पाठ का सिलेबस लिया गया है। ठीक है, और हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम 2-3 बातों को हेडलाइन किए हैं, ठीक है, डार्क किए हुए हैं। ऐसा क्यों किया है, ताकि एग्जामिनर देख करके समझ जाएगा। अच्छा, हिंदी से लिया गया है तो हिंदी को डार्क कर दिया गया है। ठीक है, और हिंदी में मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया है तो इसको भी डार्क कर दिया गया है। और इसके लेखक राइटर कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ से आप सभी का 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर कटने वाला नहीं है आपका, यहाँ से 2 नंबर फिक्स है, तय है, गारंटी है। ठीक है, अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक के शब्दों को, यह कोई बात नहीं है और यहाँ पे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का इसका अर्थ लिखना है, तो अर्थ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, इसको ध्यान से सुनो जरा। लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि ये कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता होती है। समाज में अपने से अलग अलग विचार के लोगों से भी मित्रता हो सकती है, अट्रैक्ट हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं, या अपने मन से बना करके भी इस बात को लिख सकते हो। आपका यहाँ भी 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 2 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर ना कटेगा। ठीक है, अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चा, कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, क्यों आकर्षित हो जाते हैं, इसका हम आंसर लिखेंगे इसमें कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वे गुण उनके मित्र में मिल जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अलग स्वभाव के, अलग रुचि वाले लोगों के साथ भी हम मित्रता आसानी से कर बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, कुल मिलाकर के 6 नंबर इस सेक्शन से आप सभी का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे सेकंड है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखो एक छोटा सा पदांश दिया गया, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लहे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुना गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। अब इसमें देखो 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, पदांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और इसमें किस अलंकार का यूज किया गया है उसके बारे में बताना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा करके ये भी कर सकते हो कि सुनि सुंदर बैन सुधारण साने सयानी है जानकी जानी भली, इसको भी आप कर सकते हो। इसका भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं इस वाले पैसेज का कि चरण कमल बंदो हरिराई जी का जाकी कृपा पंग गुरु ले हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इस वाले पैसेज को हम हल करेंगे और इसमें बताएंगे कि इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, रेखांकित अंश का व्याख्या कैसे करना होगा। ठीक है, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले स्त्री छत्र धराई। ठीक है, इसका हम व्याख्या भी करेंगे। तो कैसे किया जाएगा, यहाँ पे हेडलाइन दे दो, हेडिंग दे दो कि चरण कमल, यहां से कर रहे हैं हिंट के तौर पे, और यहाँ पे बंदो तिहि पाई। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है बंदो तिहि पाई। अच्छा, इसमें संदर्भ लिखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन यही है, यह पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। कहां से, पद नामक। अच्छा, ये पाठ का नाम हो जाएगा पद, कवि का नाम हो जाएगा सूरदास, ठीक है, और किताब का नाम हो जाएगा हिंदी। तो संदर्भ में 2 ही बातें लिखा जाता है, कवि का नाम और पाठ का नाम, शीर्षक का नाम। 2 बातें लिख दोगे आपके यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, व्याख्या कैसे करेंगे, तो बहिरो सुनाए गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो इसमें लिखेंगे कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। देखो, बहिरो सुने माने बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलना स्टार्ट कर देता है। रंग चले सिर छत्र धराई लिखेंगे इसमें, और दरिद्र भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। इतना आप सभी को यहाँ पे व्याख्या लिखना होगा। अच्छा, अंत में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हो जाएगा बच्चा रूपक अलंकार। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे और यहाँ भी 2 नंबर मिलेंगे रूपक अलंकार के लिए। अच्छा, रूपक अलंकार क्यों आया हुआ है, इसमें देखो, ठीक है, देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, चरण कमल बंदो हरिराई। अच्छा, कमल को यहाँ पे भगवान के चरण से कंपेयर किया गया है,
तुलना किया गया है। तो जब दो वस्तुओं का आपस में तुलना किया जाएगा ना, तो वहां पे रूपक अलंकार का इस्तेमाल होगा, ठीक है, वहां पे रूपक अलंकार होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया बच्चा, इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वो संस्कृत खंड का है, ठीक है, ध्यान से सुनो, संस्कृत खंड का है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। ये भी 5 नंबर का है। संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर और इसका अनुवाद लिखेंगे तो 3 नंबर, कुल मिलाकर के 5 नंबर मिलेगा। यह भी ऑप्शनल है, इसको करो या इसको करो। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाष्याश्च केंद्र असलम अस्ति इत एव संस्कृत वर्णमस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः मुगल युवराज दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीयः दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् सत्य संज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इसको क्या करना है, इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना है, अंत में अनुवाद लिखना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। हिंट कर देंगे ऐसा नगरी भाष्याम कारितः। अच्छा, संदर्भ में क्या लिखेंगे, तो पाठ का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। यहां से 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे, गारंटी, कोई माई का लाल काट नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, हिंदी अनुवाद में एक एक शब्द का यहाँ पे आप सभी को अनुवाद लिखना होगा। ऐसा नगरी, ऐसा मतलब होता है यह, नगरी माने नगर, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति। अच्छा, कौन है, संस्कृति है। भाषायाश्च, च का मतलब होता है और, केंद्र स्थल मतलब केंद्र स्थल, अस्त माने है, ठीक है। इसी को लिखा गया है कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। कौन, बनारस, बनारस के बारे में बोला जा रहा है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हो गया था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था, ठीक है। आराम से आप इसका अनुवाद अर्थ लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा संस्कृत खंड से ही है, लेकिन पद्यांश से है। कहां से है, पद्यांश से है। ये गद्यांश था और ये पद्यांश होगा। कैसे, ध्यान से सुनिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। 2 नंबर संदर्भ के लिए, 3 नंबर अनुवाद के लिए। मानव हितवा प्रियो भवत क्रोधम, ठीक है, हितवा न सोचत, कामम हितवार्थवान भवति लोभम हितवा सुखी भवेत। इसको करिए। या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो दोनों में से किसी एक को करना है। 5 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ से सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला करेंगे, ठीक है, दुख भाग भवेत वाला करेंगे। यहां से लेकर के यहां तक हिंट दे देना है और इसमें संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। 2 नंबर यहां से काम हो गया। अच्छा, इसका अनुवाद में क्या लिखेंगे, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिना का मतलब होता है, सर्वे का मतलब होता है सभी, भवन्तु मतलब हो, और सुखिना माने सुखी, और सर्वे मतलब सभी, संतु माने रोग रहित, माने दुख कष्ट ना हो, ठीक है, और निरामय, ठीक है, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी न बने। इस प्रकार से आप सभी को अनुवाद लिखना है, ठीक है। चलो, अब बच्चा यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, खंड काव्य के आधार पर पूछा जाता है। ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, फिर भी मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा हिंट के तौर पर बता दे रहा हूं, ठीक है। हिंट के तौर पे 3 नंबर का है, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखो, इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन है, क ख ग घ, यहाँ देखो इतना सारा क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन में, हर एक सेक्शन में यहाँ पे 2 क्वेश्चन का अर्थ लिखना है, ठीक है, 2 में से जवाब देना है। तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो मुक्ति दूत वाला करिए, या ज्योति जवाहर वाला करिए, या मेवाड़, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता है भाई, ठीक है। ये अपना अपना समझ लेना है, ठीक है, कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है, कि किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा सेक्शन करना है, ठीक है। बलिया वालों के लिए ये कड़ खंड काव्य वाला करना होता है, ठीक है, तो ये करेंगे, ठीक है। तो इसी में से कोई भी एक उठा लो और कर दो यहाँ पे। जैसे तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करना है, तो कैसे हल करोगे, देखो, दूत सभा में द्रौपदी का यहाँ पे कर दो। कोई भी ले लो कि दूत सभा में अर्जुन के द्वारा मत्स्य वेद से लेकर के द्रौपदी के चिर हरण तक की कथा वर्णित है। द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मत्स्य
वेद करके द्रौपदी का वरण कर लिया था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग करना है अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, इसको थोड़ा सा देख लेना, अपने हिसाब से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, जो कि बताने वाला है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए अगला जो हमारा सेक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है कि दिए गए लेखकों में से किसी का एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना का नाम भी लिखिए जो कि प्रमुख है, फेमस रचना का नाम लिखना है। जीवन परिचय के लिए 3 नंबर और रचना के लिए 2 नंबर, कुल मिलाकर के 5 नंबर यहां से मिलेंगे लेखक के लिए और 5 नंबर कवि के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 10 नंबर यहां से आप सभी का क्लियर होने वाला है। तो कैसे लिखेंगे, कोई भी का लिख लो, राजेंद्र प्रसाद का लिखो, जयशंकर प्रसाद का लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखो, किसी का भी लिख सकते हो। ठीक है, आइए लिखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय भी बना सकते हो ताकि एग्जामिनर यही देख करके आपका पूरा पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, 5 नंबर देना है तो 5 नंबर यहाँ से दे देगा। सबसे पहले नाम लिख देना, जयशंकर प्रसाद, जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, काशी में। पिता का नाम देवी प्रसाद, रचना का नाम यहाँ पे कमायनी था। ठीक है, एक फेमस रचना का नाम हो गया। और मृत्यु कब हुआ था, 1937 ईस्वी में। तो ये तो हो गया संक्षिप्त परिचय, लेकिन अगर डिटेल में परिचय लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो ध्यान से सुनो। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनको बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आप संक्षिप्त में परिचय लिख सकते हो। आपका इसी में से 3 नंबर मिल जाएगा, इसी में से 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि 5 पेज लिखोगे याद रहेगा तो ही आप लिखोगे तो आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, छोटा ही लिखोगे लेकिन सटीक लिखोगे आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अच्छा, रचना का नाम तितली, कमायनी, चंद्रगुप्त, लहर, झरना, आंसू। ठीक है, बहुत सारे इनकी रचना का नाम है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आइडिया होता है जीवन परिचय लिखने का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के कवि का जीवन परिचय लिखना है तो कवि का भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है। तो थोड़ा सा हम बता दे रहा हूँ कि तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है तुलसीदास का लिखो, सुमित्रानंद पंत का लिखो, या महाकवि सूरदास का लिखिए, किसी का भी लिखिए। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से भी आप सभी का क्लियर होने वाला है। तो कैसे लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय में नाम लिख देंगे गोस्वामी तुलसीदास, जन्म सन 1532 ईस्वी में, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी, रचना श्री रामचरितमानस जो कि इनकी बड़ी रचना है। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था, सन 1623 ईस्वी में हो गया था। अच्छा, डिटेल में लिखना है तो यहाँ पे लिख दोगे गोस्वामी तुलसीदास हेडिंग लगा करके, जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि ये ऐसा बोला जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो उसी टाइम ये राम का नाम लिए थे। ठीक है, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था और इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी से डांट सुनने के बाद इनके मन में वैराग्य हो गया और इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि का शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हो गई, क्योंकि ये काशी ही रहते थे। ठीक है, चलिए रचना का नाम लिख दो, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली। ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग कवि का जीवन परिचय लिख सकते हो या लेखक का। ठीक है, चलो अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा बच्चा 7वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। यहाँ पे कविता लिखना है। ठीक है, देखो अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अच्छा, न आया हो। अच्छा, ये श्लोक कब आता है, यहाँ पे देखो श्लोक आता है, यहाँ पे देखो चौथा, यहाँ पे देखो मानव हितवा प्रियो भवत, ये आता है, यानी तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहाँ पे 2 श्लोक दिया गया है, तो आपको ये श्लोक नहीं लिखना है, इसी से दूसरा, इसी को हटा करके दूसरा कोई लिख सकते हो, इस दोनों को नहीं लिखना है। ठीक है, इसलिए वहां पे कंडीशन बोला जाता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है,
चलो लिखेंगे कि आपतो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडित। इस प्रकार से आपको कोई भी याद हो आपके सिलेबस का लिख दोगे, यहाँ से 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अच्छा 2 ही करना है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको चारों बता दे रहा हूँ। ठीक है, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो लिखेंगे कि विश्वास स्पष्टता ईश्वर एक एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, माने भारतीय संस्कृति के हिसाब से ईश्वर एक हैं जो कि विश्व में इनका प्रभाव फैला हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि पुरुराज कह आसित, पुरुराज कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुरुराज एक भारत वीर आसित। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, थोड़ा सा इधर मिसमैच हो गया है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कि चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर कौन था, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। ठीक है, चंद्रशेखर देशभक्ति थे और यहाँ पे क्रांतिकारी भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक बीरह किन पूज्य थे, तो बीरह वीरेण पूज्य थे। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है, तो 4 को नहीं देना है, आप सभी लोगों को 2 ही को ही देना है। ठीक है, चारों को मत देना। अब चलो अगला क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निबंध का। निबंध लेखन बोर्ड के पेपर में हर साल 9 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब की बार 7 नंबर का पूछा गया है। ये सिलेबस के हिसाब से अप डाउन होता रहता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 4 आप सभी से यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, चारों में से आपको जो मन करे एक पे आपको निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे निबंध, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9, इसमें हम लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखेंगे। ठीक है, कि ये किस प्रकार से हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है इसके बारे में हम निबंध लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना लिखा जाता है। आज का मानव, इसमें लिखेंगे इंट्रो लिखेंगे कि आज का मानव औद्योगिकीकरण की जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता की ध्यान नहीं रख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन में देंगे। ठीक है, कि भाई हमारा क्यों ये पर्यावरण बिगड़ रहा है, इसके उपाय क्या क्या लिखेंगे, इसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले पेड़ की कटाई पर रोक लगाएंगे, प्रदूषण पर रोक लगाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की अनावश्यक दोहन पर रोक लगाएंगे। ठीक है, अब तमाम प्रकार की हेडिंग बनाकर इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार हमने बता रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण पे किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है, आप क्लास 10 हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जनसंख्या पर रोक लगाएंगे। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पे हेडिंग बनाकर लिखेंगे और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को लिख देंगे, कंक्लूजन वाले टॉपिक को लिख देंगे। ठीक है, ये टॉपिक को लिखना मत भूलिएगा, तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ से पा जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अब की बार से पूछा जा रहा है, एक पत्र लिखने को पेपर में आ रहा है। ठीक है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, 4 नंबर का है। ठीक है, या अगर आपको ये पता नहीं है तो इसके बारे में लिखना है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो दोनों में से किसी एक को लिखना है। ठीक है, तो हम मित्र को लिखेंगे क्योंकि भैया मित्र से हमको बहुत ही प्रेम है। ठीक है, इसमें लिखेंगे मित्र को पत्र, विषय हमारा क्या है, मित्र को पत्र लिखेंगे। इसमें लिखेंगे सेवा में, अच्छा सेवा में लिखने के बाद प्रिय मित्र लिखेंगे। अच्छा मित्र का यहाँ पे नाम लिख देना XYZ, जो भी आपके मित्र का नाम होगा यहाँ पे मित्र का नाम भर देना। ठीक है, अच्छा विषय में यहाँ पे लिख सकते हो कि शादी में बुलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई विषय होगा ना भाई, क्यों बुला रहे हो, तो कोई भी टॉपिक होना चाहिए, किस टॉपिक पे आप पत्र लिख रहे हो। ठीक है, इसमें विषय में लिख देना यहाँ पे शादी में बुलाने हेतु। किसकी शादी है, भाई की शादी, बहन की शादी या तुम्हारी शादी, किसी की भी शादी है, शादी में यहाँ पे एक टॉपिक बना करके यहाँ पे लिख देना। इसमें लिखेंगे प्रिय मित्र मैं अविनाश कुमार, या अपना नाम लिख देना। यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखना, क्योंकि ये मेरे को बस खाली फंड से मतलब है, आइडिया से मतलब है कि आपको पत्र लिखने आ रहा है कि नहीं, आपको आइडिया से मतलब है। तो प्रिय मित्र मैं अविनाश कुमार आपको यह बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन, अच्छा छोटी बहन के यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, कि शादी तय हो चुकी है और शादी की तारीख 22 मार्च 2024 की है।
शादी का डेट भी लिख सकते हो, ठीक है, दिन भी लिख सकते हो। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप बहन की शादी में अवश्य पधारें, ठीक है। और यहाँ पे सह धन्यवाद के साथ में लिखेंगे अविनाश कुमार। यहाँ पे डेट भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। अगर आप इतने आइडिया के साथ लिखोगे तो आपका 4 के 4 नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर ना कटेगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के साथ आप सभी लोग को पूरा पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। अब दोस्तों आइए, वो मैं 5 जो पॉइंट था, 5 टॉपिक था, वादा किया था कि 5 वो वादे पूरा करूंगा, 5 पॉइंट बताऊंगा कि पूरा पेपर तो हल मैंने बता दिया, पूरा पेपर मैंने हल बता दिया। कैसे लिखना है मैं साथ साथ बताते चला गया कि पेपर में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, टॉपर कॉपी कैसे लिखी जाती है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा ये बता दे रहा हूँ कि बोर्ड कॉपियाँ कैसे भरी जाती है, OMR कैसे भरा जाता है, ये थोड़ा मैं 2 चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, बोर्ड कॉपियाँ भरने के लिए आपके पास बिल्कुल ऐसा ही कॉपी मिलेगा, बोर्ड कॉपी। यहाँ पे देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे लिखा गया है, अंक में यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे शब्द में लिखा गया है तो शब्द में, अच्छा, एडमिट कार्ड से मैच करवा करके लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अपने एडमिट कार्ड, ये नहीं लिखना, ठीक है, एडमिट कार्ड से मैच करवा करके इसमें लिखना। शब्द में लिखने के लिए 3 3 1 0 5 5 0 इस प्रकार से लिखना, ऐसा नहीं कि 33 लाख 10,000 इस प्रकार से मत लिखना, क्योंकि स्पेस कम रहता है। अच्छा, विषय का नाम इसमें हिंदी लिख देना, प्रश्न पत्र में केवल लिखना, पेपर पे यहाँ पे कोड लिखा गया है, ठीक है, कोड। अच्छा, यहाँ पे देखो कोड इसका है, देखो यहाँ पे देखो पेपर कोड है 801 MV, ठीक है, 801 इसमें लिख देना, 801 MV, ठीक है। जो भी इसका कोड है यहाँ पे कोड लिख देना। पेपर किस दिन को है उसका यहाँ पे दिन लिख देना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जिस दिन को है, ठीक है। परीक्षा का तिथि लिखना, तो आप सभी का यहाँ पे 22 फरवरी का पेपर है तो यहाँ पे 22 लिख देना, ठीक है, 2024 को है। प्रथम पाली में है तो पाली लिख देना। सेंटर का नाम लिखना, सेंटर पर कहाँ गया है, ठीक है, सेंटर कहाँ गया है तो रेवती इंटर कॉलेज रेवती बलिया, मैं अपने सेंटर का नाम लिखा हूँ, अपने कॉलेज का नाम लिखा हूँ, ठीक है। इतना सारा चीज़ आप सभी लोग को कॉपी भरते समय ये चीज़ करना होगा, ठीक है। इतना चीज़ भरेंगे तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा, और यही सटीक तरीका होता है कॉपी भरने का, बोर्ड कॉपी, ठीक है। ओवर राइडिंग नहीं करना है, ठीक है, या गलत शब्द नहीं भरना है, ठीक है। चलिए अब OMR कैसे भरना है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है, यहाँ पे जनपद का यहाँ पे कोड भरना है, डिस्ट्रिक्ट कोड, बलिया का 82 होता है, विद्यालय का नाम भर देना, विद्यालय कोड भर देना, ठीक है। यहाँ पे डेट भर देना 22 फरवरी, विषय का नाम यहाँ पे भर सकते हो हिंदी, परीक्षार्थी का अपना नाम भर सकते हो, अनुक्रमांक रोल नंबर भर सकते हो इसमें भर के, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है तो 2 वाले खाने को यहाँ पे टिक कर देना, गोला कर देना, काला कर देना, ठीक है। इसी पर कोड भर सकते हो। ईयरली कौन सा पेपर हो रहा है, प्री बोर्ड है कि ईयरली है, हाफ ईयरली है, कक्षा किस में है, रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है आपका, इतना सारा भरना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पे लिख देना, और अंत में यहाँ पे अपना सिग्नेचर भरना, ठीक है। और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर रहेगा। तो ये भी आइडिया होता है OMR आंसर शीट भरने का और बोर्ड का भी भरने का। तो बच्चों इस तरीके के साथ आप सभी लोग को पूरा पेपर समाप्त होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।